बाद हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम जानेंगे कि इस लॉ में डाल्टन साहब ने क्या क्या बात बताई। 1801 में जॉन डाल्टन जो कि एक इंग्लिश केमिस्ट थे, इन्होंने एक लॉ दिया था जो कि ये कहता है कि अगर हम एक क्लोज्ड कंटेनर में एक से ज्यादा टाइप के नॉन रिएक्टिंग गैस लें तो जो टोटल प्रेशर वो गैस एक्सर्ट करेंगे वो बराबर होगा हर एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के सम के, यानी कि प्रेशर टोटल बराबर होगा प्रेशर ए प्लस प्रेशर बी प्लस प्रेशर सी। ए बी सी ये सब गैसेस हैं, मतलब सारे गैसेस को इंडिविजुअली हम सम करेंगे तो हमें प्रेशर टोटल मिल जाएगा। जितने भी गैस होंगे वो अलग अलग कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उन सबको अगर हम सम करेंगे तो जो प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। अभी मैंने यही बताया आपको। अब हम दो गैस लेते हैं ए और बी और इस गैस को जनरल गैस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं। तो जनरल गैस इक्वेशन क्या कहता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें यहाँ पे वी आर और टी, आर तो पहले ही से कांस्टेंट है और वी हम इधर कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को भी हम कांस्टेंट रखेंगे। तो पी ए बराबर हो जाएगा पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी। ये पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी। वी वहां से यहां जाके मल्टीप्लाई हो गया तो प्रेशर एक का निकल गया हमारे पास एन ए आर टी अपॉन वी। दूसरा क्या, अगर गैस बी के लिए करेंगे तो पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी अपॉन वी। क्योंकि इनमें वॉल्यूम आर और टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए इसे गैसेस के हिसाब से नहीं लिया गया है। हम इस इक्वेशन से ये समझ पा रहे हैं कि किसी भी गैस का अगर हम मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्रेशर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल A, प्रेशर B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल B। अगर हम टोटल प्रेशर के मुताबिक आइडियल गैस इक्वेशन को देखें तो प्रेशर टोटल इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी एंड टी। ये तीसरा इक्वेशन हो गया। सबसे पहला इक्वेशन हमारे पास था पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी। इसको हम थर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे। पी टी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी, सॉरी कंपेयर नहीं करवाना है, डिवाइड करवाएंगे। पी ए को पी टी से डिवाइड करवाएं इज इक्वल टू एन ए को एन टी से डिवाइड करवाएं। तो फिर दूसरा इक्वेशन को भी हम डिवाइड करवाएंगे, पी बी को पी टी से डिवाइड करवाएंगे और एन बी को एन टी से, क्योंकि हम लोग को पता है कि राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करवाया जाता है। हम पिछले क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेशन के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो किसके बराबर होते हैं, मोल फ्रैक्शन के बराबर होते हैं। एन ए अपॉन एन टी को एक्स ए के बराबर ले लेंगे और एन बी अपॉन एन टी को हम लोग एक्स बी के बराबर ले लेंगे। तो ऐसे हमारा इक्वेशन बन जाएगा प्रेशर ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टी, प्रेशर बी इज इक्वल टू एक्स बी प्रेशर टी। ऊपर इक्वेशन के मुताबिक किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर बराबर होगा मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर ऑफ गैस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ेंगे कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमें क्या एप्लीकेशंस मिलते हैं, क्या फायदे हासिल होते हैं, हम किन किन चीज़ों इसको हम इस लॉ के तहत जान सकते हैं। नंबर 1, जब हम गैस को पानी के साथ कलेक्ट करते हैं तो हम ड्राई गैस का प्रेशर इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम गैस को पानी से पास करवाते हैं तो गैस मॉइस्ट हो जाता है और गैस का प्रेशर टोटल बराबर हो जाता है ड्राई गैस का प्रेशर और वाटर वेपर के सम ऑफ प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो प्रेशर टोटल किसके बराबर हो गया, प्रेशर ड्राई प्लस प्रेशर वाटर वेपर, इन दोनों के बराबर प्रेशर टोटल हो गया। अब हम इसको आगे पीछे करके प्रेशर ड्राई गैस भी निकाल सकते हैं। तो प्रेशर ड्राई गैस किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर टोटल माइनस प्रेशर वाटर वेपर। दूसरा है, हम जब स्पेस में जाते हैं तो हमारा सांस क्यों नहीं बहाल हो पाता है, हम सांस क्यों नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जैसे हम एल्टीट्यूड की तरफ ऊपर जा रहे होते हैं एयर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। हम सी लेवल पर कंफर्टली सांस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि सी लेवल पर एयर हम पर 159 का टॉर प्रेशर लगा रहा होता है और हमारा लंग्स 116 टॉर प्रेशर से इसे बैलेंस में रखता है। लेकिन स्पेस में जाने से तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ जाएगा और क्या बोलते हैं हमारे लंग्स का तो प्रेशर उतना ही रहेगा तो इससे सांस लेने में तकलीफ होती है। जब हम समंदर में गोता लगाते हैं तब ज़्यादा देर तक हम सांस क्यों नहीं ले पाते हैं,
हम एल्टीट्यूड के अपोजिट जब सी में जाते हैं तो एयर का प्रेशर बढ़ जाता है। अगर हम समंदर में 40 मीटर नीचे जाते हैं तो एयर प्रेशर 5 गुना ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर का बढ़ जाना भी सांस लेने में दुश्वारी का सबब बनती है। इसलिए जो समंदर में गहरे नीचे जाने के लिए गोता लगाते हैं वो स्कबा यानी कि सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग अपैरेटस पहन कर उतरते हैं, जो कि बढ़े हुए प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद देती है। तो अब हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ये लॉ क्या है। गैस के मॉलिक्यूल का एक छोटे से होल से निकल जाना यानी कि हाई प्रेशर वाले रीजन से निकल कर किसी होल के जरिए लो प्रेशर वाले रीजन की तरफ आ जाना इफ्यूजन कहलाता है। जैसे कि एक टायर में गैस भरा जाता है और जब वो किसी होल से निकलना चाहती है तो वो इफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। अगर वो किसी होल से निकल जाती है तो वो इफ्यूजन का प्रोसेस कहलाता है। अगर मुख्तलिफ किस्म के गैसेस जो कि गैसेस ये प्रॉपर्टी रखती है वो फटाफट एक दूसरे में मिक्स होकर डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसे हम डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। रोज फ्लावर का किसी भी परफ्यूम का फटाफट एटमॉस्फेयर में स्प्रेड यानी कि फैल जाना, ये सब डिफ्यूजन की वजह से होता है। हल्की गैस बनिस्बत भारी गैसेस के जल्दी डिफ्यूज हो जाती है। 1831 में थॉमस ग्राहम ने गैसेस के इफ्यूजन और डिफ्यूजन का रिलेशनशिप डेंसिटी के साथ बताया। ग्राहम का लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो फ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट के। ग्राहम लॉ स्टेट दैट at constant temperature and pressure the rate of effusion or diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density or molar mass. R is directly proportional to 1 upon under root m, यानी कि जो रेट है डिफ्यूजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। हाँ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट m कहना पड़ेगा, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है। यहाँ पे रेट बढ़ेगा तो अंडर रूट ऑफ मोलर मास कम होगा। अगर हम दो गैसेस को लेकर बात करते हैं तो एक गैस मतलब गैस 1 क्या होगा, R1 इज इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट M1, यानी कि K को कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। गैस 1 के लिए बात कर रहे हैं इसलिए R1 और M1 लिया गया है। और अब हम गैस 2 के लिए बात करेंगे तो R2 इज इक्वल टू K अपॉन अंडर रूट M2 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे, R1 अपॉन R2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो अंडर रूट M2 अपॉन M1 हो जाएगा। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये हमें ग्राहम्स के लॉ से मिलता है। जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो ये लॉ हमें मिल जाएगा। और अगर हमें किसी दो गैसेस का मास पता है तो हम उस दोनों गैसेस का रेट डिफ्यूजन का आराम से निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। अब ग्राहम्स लॉ का एप्लीकेशन क्या कहता है, ग्राहम के इस लॉ से क्या क्या फायदा हुआ। नंबर 1, मुख्तलिफ किस्म के गैसेस की डेंसिटीज और मोलर मास को ग्राहम के लॉ से डिटरमाइन किया गया। नंबर 2, टॉक्सिक गैसेस के इफेक्ट को कम करवाया गया। इस जहरीले गैस को एयर में डिफ्यूज करवाकर रिड्यूस करवाया गया, इसके टॉक्सिक मटेरियल को रिड्यूस करवा दिया गया। ग्राहम लॉ को अप्लाई करके मुख्तलिफ किस्म के आइसोटोप को अलग-अलग किया गया, क्योंकि आइसोटोप मुख्तलिफ मासेस के होते हैं और इनका डिफ्यूजन का रेट भी इसलिए मुख्तलिफ आता है, जिसके वजह से हम आइसोटोप को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। The process of converting of a gas into liquid is called liquefaction. Gases liquefied at low temperature and high pressure. Liquefaction of gases को ही हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में कोई भी लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है। गैस लिक्विड में या तो लो टेम्परेचर पर तब्दील होगा या फिर अगर प्रेशर को हाई कर दें तो भी गैस लिक्विड में तब्दील हो सकता है। जब हम गैस को लिक्विफाई कर रहे होते हैं तो हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना पड़ता है। पहला क्रिटिकल टेम्परेचर, ये वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई गैस लिक्विड में बदल जाता है। इस टेम्परेचर के बाद हम चाहे कितना भी प्रेशर ऐड कर ले, गैस लिक्विड में नहीं बदलेगा। दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर रिक्वायर्ड होता है। किसी भी गैस
को लिक्विड में तब्दील करने के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर को T और क्या बोलते हैं नीचे C उसके शो किया जाता है और क्रिटिकल प्रेशर को PC से शो किया जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट को अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये इफेक्ट क्या कहता है। जूल और थॉमसन दो अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर हमें एक इफेक्ट के बारे में बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी कंप्रेस्ड हुई गैस को एकदम एक्सपेंड करते हैं तो वो गैस किसी भी हाई प्रेशर वाले रीजन से निकलकर लो प्रेशर पर आती है और वो गैस ठंडी हो जाती है। और रीजन अगर हाई प्रेशर में टेम्परेचर भी हाई होगा, अगर रीजन हाई प्रेशर में है तो टेम्परेचर भी उस रीजन का हाई होगा। और जैसे ही किसी नोजल होल के थ्रू गैस लो प्रेशर रीजन में आएगा तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। इसका मतलब है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम क्या बढ़ा सकते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए हम लोग प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं या फिर टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं। तो गैस फैलने पर हमेशा ठंडी होती है और कॉन्ट्रैक्ट होने पर हमेशा हॉट होती है। इसी के बारे में एक गैस का लिक्विफिकेशन मेथड नीचे दिया गया है जो लिंस मेथड ऑफ गैस लिक्विफिकेशन है। आइए चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिंस एक साइंटिस्ट था जिसने एक मेथड के बारे में बताया था कि गैस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं। हमें मालूम है कि एयर में मुख्तलिफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। गैस को लिक्विफाई करना इतना आसान नहीं होता है, इसे हम घरों में लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। और आप जो पानी के बोतलों पर ड्रॉपलेट्स देखते हो दरअसल वो मॉइस्चर कंडेंस हो रहा है, ना कि गैस। गैस लिक्विड में नहीं बन रहा है बल्कि मॉइस्चर कंडेंस होकर लिक्विफाई हो जा रहा है, यानी कि वो खुद एक लिक्विड ही था जो कि गैस बन चुका था। इस वजह से वो मॉइस्चर जो है लिक्विफाई होकर दोबारा पानी बन जा रहा है, लेकिन वो गैस नहीं है। वेपर को लिक्विफाई करना आसान काम है और गैस को लिक्विड बनाने के लिए पूरा एक मेथड चाहिए होता है। इसी मेथड को लिंस ने बताया है। ये मेथड जूल थॉमसन इफेक्ट को फॉलो करता है। अब ये जो अपैरेटस दिख रहा है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम एयर को कंप्रेसर से पास करवाएंगे, तो कंप्रेसर में हमें मालूम है कि लो वॉल्यूम है तो यकीनन हाई प्रेशर भी होगा। फिर एयर एक पाइप से गुजरते हुए एक्सपेंशन एरिया की तरफ जाएगा और यहाँ पर एक नोजल मौजूद है जहां से अचानक से तेजी से गैस इस एरिया में आएगा तो ये एयर लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पर लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी और हवा लिक्विड स्टेट में नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ गैसेस जो कि लिक्विफाइड होते हैं उन्हें हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां इस्तेमाल करते हैं, चलिए इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं कि लिक्विफाइड गैसेस कहां कहां इस्तेमाल होती है। नंबर 1 है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब हम ब्यूटेन गैस जिसका फॉर्मूला C4H10 होता है इसे हम लिक्विफाई करते हैं तो LPG कहलाता है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाता है। सिगरेट लाइटर में जो लिक्विड भरा रहता है वो गैस होता है जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगर उसे हम तोड़ते हैं, ये सिगरेट लाइटर को तोड़ते हैं तो ये फौरन से एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो गैस है वो एवेपोरेट हो जाएगा। और अगर ऐसे लिक्विड हमारे हाथों में गिरे तो वेपराइज होते वक्त ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं, यानी कि हमारे हाथों में ठंडक का एहसास होता है। अगर ये एवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब हमारे हाथों में गिरकर फिर एवेपोरेशन का अमल होता है, उसके बाद कूलिंग इफेक्ट देते हैं। ये गैस सिलेंडर में भी भरा जाता है और इसे टाइटली पैक रखा जाता है क्योंकि ये गैसेस लीक होने पर धमाका भी हो सकता है। अगर सिलेंडर में भी भरा है, अगर लीक हो जाए तो धमाका और दीगर डेंजरस चीज होने का खतरा होता है। इस वजह से हम इसको एहतियात से काम करते हैं। LPG का LNG है दूसरा गैस जिसका फुल फॉर्म है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। जब हम सुई गैस यानी मीथेन CH4 को अगर हम लिक्विफाई करते हैं तो ये गैस LNG कहलाता है। इसे भी हम सिलेंडर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में से तो सिलेंडर में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, LPG का ही इस्तेमाल किया जाता है, ये एक अलग मैटर है। तीसरा गैस है फ्रियोन गैस एज रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेटर में बैक साइड में एक कंप्रेसर लगा होता है जिसमें फ्रियोन गैस भरा होता है।
ये पाइप के थ्रू डिफ्रीजर तक जा रहा होता है। और आपने देखा होगा फ्रिज और डिफ्रीजर के बीच थोड़ा गैप होगा, वो गैप इसलिए है क्योंकि गैस को कूल करने के लिए एक्सपेंशन एरिया की जरूरत होती है, जिसके बाद गैस कूल होकर डिफ्रीजर में जाती है। तो ये कुछ इस्तेमालात थे लिक्विफाइड गैसेस के जिसको हमने डिस्कस किया। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये जो एलपीजी, एलएनजी और फ्रीऑन गैसेस के जो यूजेस थे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपको फ्रिज के बारे में भी एक नई मालूमात मिली होगी यकीनन। अब हम इसके बाद एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा। 3 कॉमन स्टेट जो मैटर की है उसे हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट मैटर की 5वीं स्टेट है। आज हम प्लाज्मा को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मैटर की 4th स्टेट है जिसे विलियम क्रूक ने डिस्चार्ज ट्यूब के जरिए डिस्कवर किया था। सॉलिड को हम हीट देते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और हीट देने पर वो गैस बन जाता है, और इसी गैस को जब हम बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट दें तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेट में गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, एटम में सिर्फ न्यूक्लियस ही बचता है। और अगर सॉलिड को और कंडेंस कर दें बल्कि सुपर कूल कर दें तो ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन जाता है। प्लाज्मा को हम मैटर की सुपर हीटेड फॉर्म कहते हैं। हमारे कायनात का 99% हिस्सा प्लाज्मा से बना है, जबकि अगर आप जिस रूम में बैठे हो, जहां भी हो, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा जो प्लाज्मा से बना होगा, क्योंकि इट्स फाउंड इन स्टार्स एंड नेब्यूला। प्लाज्मा खला में मौजूद चमकते टिमटिमाते सितारों में पाया जाता है जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब के धमाके होते हैं। जैसे सूरज एक सितारा है, सूरज चूंकि हमारे प्लेनेट से करीब है इसलिए वो बड़ा नजर आता है, जबकि सूरज के मुकाबले में शायद वो छोटे तारे इनसे बड़े हों, लेकिन वो हमसे काफी दूर हैं इसलिए हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। तारे जो हैं वो इस दुनिया के बिगेस्ट ऑब्जेक्ट हैं। चूंकि हम प्लैनेट्स में हैं, प्लैनेट्स में रहते हैं, इसलिए हमें प्लाज्मा से बनी चीज बहुत कम ही दिखाई देती है और हमारा प्लैनेट सूरज से हद दर्जा तक छोटा है। हमारा प्लैनेट बहुत छोटा है, वो सिर्फ इसलिए छोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि सन हमसे काफी दूर है, इसलिए सन छोटा नजर आ रहा है, वरना तो सन बहुत बड़ा है। वरना हमारा अर्थ बहुत 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 छोटा है। एक सूरज के अंदर 10 लाख जमीन जाकर समा सकती है। सूरज इतना बड़ा है कि हमारी दुनिया जैसी 10 लाख दुनिया इसमें समा सकती है, इसमें जा सकती है। 99% हमारी कायनात का मास स्टार की वजह से ही है जो प्लाज्मा से बने हैं, क्योंकि ये स्टार सुपर हीटेड होते हैं। प्लाज्मा नेब्यूला में भी पाया जाता है। नेब्यूला दरअसल हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं, या हम कह सकते हैं स्टार फॉर्मिंग क्लाउड्स, यानी कि वो बादल जहां पर सितारों की जनरेशन होती है। खला में वैक्यूम में बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के क्लाउड्स हैं जो कंडेंस होकर स्टार बनाते हैं। नेब्यूला को हम स्टार फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, टेलीस्कोप से इसे देखा जाता है। आम आंखों से हमें एक नेब्यूला नजर आता है जिसका नाम है ओरियन नेब्यूला। ये हमें विंटर सीजन में बहुत लाइट सा दिखता है। ये तो हो गई स्पेसिस की बात। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मा हमारे अर्थ में हमें कहां कहां दिखने को मिलती है। पहला, लाइटनिंग बोल्ट्स। बारिश होती है तो बिजली कड़कती है, तो ये दरअसल प्लाज्मा है। जो लाइटनिंग बोल्ट से बिजली कड़कना जो है वो प्लाज्मा है। और अगर आप प्रैक्टिकल उसे देखना चाहते हैं तो माचिस जला लें। दरअसल मैच स्टिक का जो फ्लेम, जो शुआएं होती हैं वो प्लाज्मा है। वेल्डिंग करते हुए जो रोशनी निकल रही है वो भी प्लाज्मा है। ऑरोरा भी प्लाज्मा से बना होता है। व्हाट इज एन ऑरोरा? ये क्या होता है? सूरज के अंदर प्लाज्मा होता है और सूरज प्लाज्मा को अपने अंदर से इजेक्ट करता है, फेंकता है, और वो हमारे प्लैनेट की तरफ आता है। प्लाज्मा हमारे लिए बहुत डेंजरस है। अर्थ के अंदर अल्लाह ताला ने एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया है। इसके कोर में एक मैग्नेट होता है। इस मैग्नेट की वजह से साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट होती है। इस मैग्नेट का क्या एडवांटेज है? दरअसल इस मैग्नेट
की वजह से वो प्लाज्मा हमारे प्लैनेट के कोर से डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्लाज्मा के डेंजरस इफेक्ट से बच जाते हैं। और यही प्लाज्मा जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद आयोनोस्फीयर से गुजरते हुए आयोनाइज हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में मौजूद डिफरेंट गैस के साथ जब ये आयोनाइज होता है तो हमें नॉर्थर्न और साउथर्न एरियाज में डांसिंग लाइट्स नजर आती है। वही लाइट ऑरोरा कहलाती है। N2 का प्लाज्मा हमें पर्पल, O2 का रेड और हाइड्रोजन का ग्रीन नजर आता है, यानी कि जो नाइट्रोजन का प्लाज्मा है वो पर्पल, ऑक्सीजन का लाल और हाइड्रोजन का हरा नजर आता है। बहुत से सैयाह इस डांसिंग लाइट को देखने इन कंट्रीज में जाते हैं जो कि नॉर्थर्न और साउथर्न एरियाज में है, और इसे खुदा की कुदरत भी कहते हैं। अब इस प्लाज्मा की कहां-कहां यूजेस होती है, कहां-कहां इसे इस्तेमाल किया जाता है, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन नियॉन साइन बोर्ड। अक्सर शादी हॉल वगैरह में देखा होगा कि इनका जो नेम प्लेट होता है इसमें रंगीन लाइट चमक रही होती है, वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा को प्लाज्मा टीवी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इस टीवी में इमेज की फॉर्मेशन होती थी। अब इस टीवी को इस्तेमाल नहीं किया जाता, अब तो एलईडी एलसीडी वगैरह आ गए हैं, लेकिन पहले प्लाज्मा टीवी हुआ करता था जिसमें प्लाज्मा मौजूद था। प्लाज्मा इज यूज्ड इन ऑटोक्लेव स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑपरेशन थिएटर में एक मशीन होती है जिसे कहा जाता है ऑटोक्लेव। अब ये ऑटोक्लेव मशीन क्या करती है? ये मशीन जो सर्जन के पास मुख्तलिफ किस्म के सर्जरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्कैल्पल, फोर्सेप्स वगैरह वगैरह, अगर एक सर्जरी इस आले से हो चुकी है तो इसमें जरासीम होंगे, तो इस इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव में डाला जाता है। जिस मशीन में देखा होगा ग्रीन रंग की रोशनी चमकती है, दरअसल वो प्लाज्मा है जो कि इंस्ट्रूमेंट में मौजूद जरासीम को किल करता है और इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करता है, यानी कि जरासीम से पाक करता है। तो आपने गैसेस के चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, आपने देखा ही है पूरा चैप्टर को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे